Energy that is consumed in structures is the reason that we have environmental issues. Flood कम होता था. So we design things on that level. Now that level has gone up. क्या ऐसे lessons हैं that Pakistan can learn to transform its economy from more of agricultural economy to knowledge-based economy? Like any country, they have gone through agriculture, which इनका strong है. Second one was industry. Huge industrial development. यहाँ पे literacy rate 90%, 95% के करीब है. हमारा 60s में भी नहीं है अभी. Brightest हमारे students हैं. They are better than the brightest of any country. हमारे average जो हैं वो बाकी मुल्कों के एवरेज से मैच नहीं करते और जितना हम उसको डिले कर रहे हैं उतना काम खराब हो रहा है. वाइट कॉलर जॉब्स के हद तक थाईलैंड में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज वो अवेल करते हैं? थाईलैंड में अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैंग्वेज. स्किल्स एंड सब चीज़ें हर चीज़ वो डेवलप हो जाती है. एटीट्यूड होना वो बहुत ज़रूरी है. It's been 2-3 decades since you moved here. Actually, I studied here long before I moved here. So the first time when we arrived here, that was 1986. Right. तो वो मैं उस वक्त यहाँ पे मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की थी 1982 में. तो मैं फिर वहाँ पे जॉब कर रहा था. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं तो अब आप अप्लाई करना चाहेंगे. मैंने कहा कहाँ के लिए? तो उन्होंने कहा जी वो थाईलैंड में एक यूनिवर्सिटी है. तो मुझे भी तब नहीं पता था कि थाईलैंड में कोई यूनिवर्सिटी कौन सी है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो AIT है. तो वो मेरे वहाँ पे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में. ही हैड एक्चुअली ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर लॉन्ग बिफोर मी. तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा नहीं बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, आप अप्लाई कर दें. तो उस वक्त तो मेरे पास वो इंटरनेट तो था नहीं कि आप फॉर्म्स ले लें, तो फॉर्म्स तो थे ही नहीं. तो अब कीजिए फॉर्म्स के आने तक तो वो डेट निकल जाएगी. तो मैंने वो दोस्त थे हमारे तो उनसे फॉर्म्स मांगे जो उन्होंने फिल कर दिए हुए थे. उसको हमने ज़ीरोक्स कराया, उसके ऊपर वाइट आउट लगाया, दोबारा उस पर मैंने फिल किए और वो फिर फॉर्म हमने यहाँ भेज दिए. तो वो हिम एंड वी बोथ गॉट एडमिटेड. और उसकी वाइफ थी, आर्किटेक्ट थे दोनों, वो उनके भी एडमिशन हो गया. So 12 people in my batch from Pakistan came here for doing masters at that time. That's 1986. Right. और उसमें फिर वो डिफरेंट फील्ड्स में थे. कोई एग्रीकल्चर में थे, मैं और मेरे दो दोस्त स्ट्रक्चर्स में थे, कोई इन्वायरमेंट में थे, ह्यूमन सेटलमेंट में थे. तो ये सारी फील्ड्स वहाँ पे बहुत ज़रूरी थी. एंड देन आई फिनिश्ड इन 1988. तो उसमें हम 12 में से 9 ऑस्ट्रेलिया चले गए. ऑस्ट्रेलिया? जी, क्योंकि उस ज़माने में ये हाल था AIT की रेपुटेशन का कि अगर आपने AIT से मास्टर्स किया है और आप अपनी सिर्फ डिग्री लेके ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी चले जाएं तो आपको वहीं पे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती थी. यू डिडंट इवन हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. Right. ये हाल थे. तो बिकॉज दे वर रियली इन नीड ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम. तो उनको AIT सबसे ज़्यादा सूट करा था कि एशिया के सारे लोग टॉप के यहाँ आते थे. सो दिस वॉज फुल्ली फंडेड, 100% स्कॉलरशिप था. आई एक्चुअली गॉट माई स्कॉलरशिप फ्रॉम नेदरलैंड गवर्नमेंट. सारी इंटरनेशनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती थी, फुल्ली फंडेड, ट्रैवल भी, बुक्स भी, स्टे भी, सब कुछ था. तो 3 of us वी एक्चुअली डिडंट गो आफ्टर द ट्रैवल. हाँ जी. और उसमें से बाकी 2 जो मेरे दोस्त हैं वो पाकिस्तान में हैं, दे डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल. एक हैं अज़हर खान, बल्कि आप उनसे ज़रूर मिलिएगा. ही हैज़ द लार्जेस्ट एनवायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म इन पाकिस्तान. उनके 3 ऑफिस हैं, कराची में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में है. And he is now a consultant to World Bank, European Union. So he is, mashallah, he has about 200 people working for him. Right. So he does all of these major international consulting vis-a-vis climate change or environment. उसका नाम है NEC, National Environmental Consultant. So anyway, so he went back. अज़हर उनका नाम है. दूसरे चले गए, वो वहाँ पढ़ाते हैं आर्किटेक्चर में. तो I also went back. फिर मैंने वहाँ पे अपनी कंपनी शुरू कर दी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की. 7 साल मैंने वो काम चलाई. Right. और ये इस्लामाबाद में आप? लाहौर में थी. लाहौर में. So we actually, my last project was this motorway, the first motorway. अच्छा. So we designed the structures, the bridges on that together with the Korean company Daewoo के साथ. So my company was working with Daewoo at that time. And then I visited the university on the way to a conference in Malaysia. And I had started developing software in Pakistan. हालांकि बहुत जल्दी की बात थी. दिस इज़ 1992-90. अच्छा. राइट. तो पीपल वर नॉट रियली पेइंग फॉर सॉफ्टवेयर, लेकिन आई वाज, इट वाज माय पैशन. मैंने कहा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए. बिकॉज़ बट ये सॉफ्टवेयर वाज इट लाइक रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन? जी, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए. बिकॉज ऑल दिस सॉफ्टवेयर एट दैट टाइम वाज कमिंग फ्रॉम US. राइट. तो हमने कहा नहीं, एशिया में इसको हमें बनाना चाहिए. तो वी स्टार्टेड राइटिंग दैट सॉफ्टवेयर. और वो मैं अपनी कंपनी हमारी यूज़ करती थी पहले फॉर आवर ओन डिज़ाइन. और फिर मैंने दोस्तों को देना शुरू कर दिया. देन फाइनली वी फॉर्मलाइज्ड इट इनटू अ सिस्टम. तो वो मैं प्रेजेंट करने कोलालमपुर गया. ऑन द वे बैक आई स्टॉप्ड एट AIT क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी थी.
तो वो मेरे यहाँ प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये वो सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, तो व्हाई डोंट यू शो अस एंड आवर स्टूडेंट्स, एंड ही आल्सो सैट डाउन इन द प्रेजेंटेशन. So when I showed that, he said, oh, we should be doing this in AIT. We should be developing software here. So why don't we set up a center for software development here? So we said, okay, let's set up a center here called Asian Center for Engineering, Computation and Software. बड़ा सा नाम उन्होंने रखा, क्योंकि एशिया में ऐसा था नहीं कोई. So we said, okay, this is fine. So I developed that paper. उनको दिया, मैं वापस चला गया पाकिस्तान के, ठीक है करते रहेंगे ये. तो 2 साल के बाद उनका मुझे, तो तब टेलेक्स होती थी, आपको तो ना फैक्स कुछ, तो वो मुझे टेलेक्स आई उनकी तरफ से, बल्कि फैक्स आई कि जी वो आइडिया तो आपने दिया था, बट वी कैन नॉट फाइंड एनीवन टू स्टार्ट दैट सेंटर, तो कैन यू कम हियर. तो मैं आई वाज डूइंग वेल इन पाकिस्तान, हमारी कंसल्टिंग फर्म अच्छी चल रही थी, 40-50 लोग थे. तो मैंने कहा नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू. तो वो आई क्लोज दैट ऑफिस अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फादर. तो वी जस्ट मूव्ड हियर, और वहाँ पे वी एक्चुअली कहाँ आए, तो वी टुक ए ह्यूज फाइनेंशियल कट इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स एंड ऑल. सैलरी तो यहाँ थोड़ी थी, बट वी मूव्ड हियर. माई चिल्ड्रन वर जस्ट वेरी यंग एट दैट टाइम. तो 94 में हम यहाँ तब मूव किए. सो सिंस देन वी बीन हियर, सो लाइक 31 years. Wow, long time. अच्छा. You might have seen like काफ़ी ज़्यादा transformation यहाँ थाईलैंड में भी. जी, इट वाज अनबिलीवेबल इन द सेंस कि जब हम यहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी थी यहीं पे यहाँ, तो ये कंसिडर होता था कि यूनिवर्सिटी या शहर से इतनी दूर है कि यहाँ कोई आता नहीं था. यू कुडंट गेट टैक्सी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. इफ एट नाइट इफ़ यू वांट टू कम टू AIT यू कुडंट, सो यू हैव टू कम इन द मॉर्निंग. बिल्कुल वीरान इलाका था, यहाँ पे खेत थे चारों तरफ, पतली सी सड़क थी एक, और कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था एट दैट टाइम. And at that time, this was, Pakistan was clearly, in many ways, we thought is better in infrastructure. हमारा डॉलर रेट बेहतर था इनसे. हाँ जी, we were 18 to a dollar, and they were 25 to a dollar. So our currency was actually stronger. So we thought, so I mean, it was like that at that time. So they were really in a very early developmental stage. So we have seen, so when I came back second time, तो तब उनकी 80s में 90s में डेवलपमेंट, 80s एंड में डेवलपमेंट शुरू हुई. Right. And so AIT was involved in almost every infrastructure project there is in Thailand. जिनके एक्सप्रेसवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ है. तो we worked on many of them. और AIT, what I understand is that since you've been part of AIT, इसमें like as a you have taught so many years as well, but you have also been part of these organizations within AIT, so like AIT Solutions, and इसके बारे में थोड़ा बताएं. So I actually, because I had a industry background, तो when I came here, तो वो हमने सेंटर सेटअप किया था. So that center was one of the first. In fact, उस वक्त उन्होंने कहा ये सेंटर बड़ा अच्छा बना है, तो 6 other centers were also set up. Right. And unfortunately 5 others have not survived. And that center, Asian Center for Engineering Computation, is still doing very well. Right. Or that actually became the basis for many other centers as a model. तो उसको फिर, I mean, based on that, then when I finished my PhD, मैंने यहीं पर पढ़ाना भी शुरू कर दिया. So then we had a new president. He was a Swedish guy, but originally Iranian. तो when he came, somehow we connected. तो उसने कहा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तो मैंने कहा जी, तो why don't we set up a university-wide center, consulting, जिसमें it should do professional work and connect to academia. So we create a bridge between industry, outside world, and the academia research को connect करें, ये करें. So he sort of supported me in setting up the AIT Solutions. Actually, it was called AIT Consulting at that time. Right. It was like a consulting firm within the university. It's a new concept here. और उसमें हमने जो पुराना center था, we also integrated that with that. So that's how. So I sort of became half practitioner, half academic for the whole time. Right. Yeah. And then later, that led to my being, sort of appointed as the first vice president for knowledge transfer. Once again, creating a link between industry and academia. In fact, I was the first Pakistani to be the vice president of AIT in its history. Right. So it's a very good opportunity to work in the top management. I understand AIT has a very unique position in this whole ecosystem, but what makes it stand out among like all its competing? So this is actually the first graduate
college, graduate institute in the region. This was set up under the SEATO organization, Southeast Asian Treaty Organization, in 1959. Right. And basically, the purpose of this was to counter Russian influence in the region. Cold War ki, this is a product of Cold War. अच्छा अच्छा right. So Americans and the West and Australians, they wanted this to be a hub for education and development, so that people won't go to Russia to be educated, because a lot of people were going there. Right. So this was the first sort of postgraduate. So this is only postgraduate. We don't have undergraduate. So it's a बाकी universities किसी में masters PhD नहीं होती थी. So AIT had a unique position at that time. So at that time, even in my class, we have students from Japan, from Hong Kong, from Taiwan, from China. So all these countries used to send their students here, and really the top students. So it was a very prestigious place. And I think like there was a time when it was also considered कि पाकिस्तान में AIT बनाई जाए. Yeah, you're right. So when they decided to set up an institute like that, so they were thinking about 3 countries. So 3 countries are the founding members, you can say: Pakistan, Philippines, and Thailand. So they offered this to each one of them. Actually, there was this second institute set up at the same time called Asian Institute of Management, AIM. So that was set up in Manila. So AIT was to be either in Pakistan or in Thailand. And I don't know how far it is true, but I was told that the location would have been in Ahmedabad. Some negotiations were going on, but somehow Thailand offered a better deal. They offered the land, they offered so many things. Right. So probably that decision was made. Yeah. I think बहुत सारे जो decisions हैं, things like that. I mean, you have to be bold as well as a country. Because there was a person here. In fact, he was instrumental in getting AIT, and later he became the Deputy Prime Minister of Thailand, and he was the first chairman of the board, and he was also the one who started this ASEAN. So the guy was vision. So he not only just started AIT, but he also had that vision to bring ASEAN. So that guy happened to be at the top at that time. Yeah. और थोड़ा सा मुझे like आपकी feel भी है, and I feel that there is this unique mix that you have, that you started to work first, so that you had hands-on experience in the field, Pakistan में भी, and then academia का भी आपका वो experience इस तरह से बना. तो थोड़ा सा like अपनी field के बारे में बताएं, what exactly is it? So basically, I did my bachelor in civil engineering in Lahore, UT से मैंने किया था. Right. और उसके बाद मैंने स्पेशलाइज किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, लेकिन मेरी कंपनी पाकिस्तान में इट वाज आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी. सो वी डिज़ाइन इंडस्ट्री हाउसेज वगैरह. लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था वहाँ पे वो वी वर्क ऑन द मोटरवे विद द कोरियन कंपनी डाइवो टू डिज़ाइन द ब्रिजेस. और सेकेंड मेरी पैशन है जब वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. So we also developed software for engineering applications. Yeah. So basically, engineering में software बहुत चाहिए होता है for all the analysis, design, safety checks, everything. And mostly it comes from US or Europe. So then we decided that we develop software. So that's my 2 things that we normally do. So we do a lot of projects on engineering. इसमें structural engineering है. So a lot of people sort of may not know the difference between architects and structural engineers. Yeah. So basically, you समझ लें कि architects actually have like a building का project देखें तो they basically design the form and the function. But to build it, we need the engineering behind it. कि कितना size होगा इस चीज़ का, उसको earthquake की safety कैसे होगी, wind की safety कैसे होगी, long term sustainability कैसे होगी. So basically, strength and safety is our job in the building. And same is the case with bridges. So almost everything that is constructed, everything. Yeah. And structural engineers design it. चाहे वो telecommunication towers हों, bridges हों, roads हों, tunnels हों, everything that has to stand. Right. Is structural engineering. तो इसकी जो longevity है उन चीज़ों की, structural engineers they make sure कि it stays for longer, it is safer for the people, for the planet, all of that. Exactly. तो इसको हम basically our field is what we call related to disaster resilience. Right. 2 चीज़ें हैं. I mean, environmental sustainability है और disaster resilience है. So environmental sustainability and disaster resilience are 2 separate fields in a way, but ultimately they are connected to each other. One depends on the other. So when we say disaster resilience, also means environmental impacts. जैसे flood है. Yeah.
So flood is an environmental impact, but how to protect from flood is disaster resilience. So engineering comes on this side, actually on both sides. पाकिस्तान में अभी आजकल there is a flood going on और Pakistan is also one of the countries which is hit the hardest by climate change. तो जो आपके ख्याल से जो इतनी डिस्ट्रक्शन आजकल की चल रही है फ्लडिंग की वजह से, क्या इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा रिजिलियंट ना होने की वजह से है या अर्बन प्लानिंग का फुकदान है? किस वजह से ये इतना नुकसान हो रहा है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं नॉर्मली, एक तो एडेप्टेशन है, एक मिटिगेशन है। तो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। आई थिंक उसके बारे में तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट कि क्या क्यों से हो रहा है। उसमें इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, क्योंकि जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ मटेरियल्स, एंड मटेरियल्स बेसिकली रिक्वायर एनर्जी टू प्रोड्यूस, जैसे सीमेंट है या स्टील है, एंड टू प्रोड्यूस दैट एनर्जी वी कंज्यूम द रिसोर्सेज. So actually a lot of the energy that is consumed in structures is the reason that we have environmental issues, because then we need coal, we need all of that. So then we exploit the environment to create that energy to build the infrastructure. जिन साइट्स पे बनता है वो भी नेचुरल सारा कुछ वहाँ से इरोजन हो जाती है, वी डिस्टर्ब द इकोसिस्टम्स. तो इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर और रोड्स और जो भी प्रोजेक्ट डैम्स हैं, all of them have environmental impacts. Right. पहले न सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन कहीं पे भी कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं किया गया, because development is the focus, so other factors are not considered as primary, because you have to survive, you need all of that. तो वो that has over the years accumulated to bring us to where we are. तो वो तो that's the effect of that. Now the problem is how do we save from the effect that has already been created. ठीक है, वो तो उसको it's a different story कि क्यों आया, किसने किया, अमेरिका ने पहले किया, उसने किसने किया, that's a different story. It's a debate going on between developed countries ने पहले किया, all of that. So keeping that aside, now comes the question कि अब ये problem तो create हो गई है, what do we do about that? तो उसमें अब यह है कि we have to now adapt and mitigate. तो मिटिगेट तो यह है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट अगर फ्लड आ रहा है तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसके लिए फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको हम अडेप्ट ये करेंगे कि हम वहाँ से चीज़ें जो जैसे आबादी है उसको वहाँ से मूव कर दें, सो वी सेव थिंग्स. और सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अब उसके लिए पैसे चाहिए ऑब्वियसली टू relocate people or to build more infrastructure which actually will cause more climate issues. और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वी हैव टू इसको दोबारा से बना देना रेजिलियंस नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि इट कैन विथस्टैंड जो ये सारा पानी का बहाव है. जी, because they were designed at a time or with the standards when this was not right. Like for example the flood की जो forecast होती थी 40 years 50 years की 100 years की return periods, वो flood कम होता था. So we design things on that level. जो नहीं डिज़ाइन हुआ तो अलग बात है, लेकिन जो डिज़ाइन हुआ भी it was designed for a level which was not expected. Now that level has gone up, so which means that we have to reconstruct or retrofit or improve. So that's the challenge that we are going to have. जैसे हमारे कैनाल जो डैम्स हैं उनकी जो या आपके जो रिवर बैंक्स हैं उनके साइड प्रोटेक्शन है, उनकी सर्टन लेवल था, that was sufficient for a certain projected water. अब वो बढ़ गया है तो that's not going to be sufficient. Right. So it's the problem is both. In fact तीन डायरेक्शंस में ही है. और इसी तरह मैं देखता हूँ कि जो हीट वेव्स भी हैं उसकी वजह से भी जो मतलब घरों की भी कंस्ट्रक्शन है दैट नीड्स टू बी अडेप्टेड एज वेल, बिकॉज आई वाज रीडिंग अबाउट फ्यू थिंग्स के जो हीट वेव का और गर्मी की वजह से वो असर आता है, तो उसमें जो घरों की कंस्ट्रक्शन है दैट आल्सो नीड्स टू बी ऑल्टर्ड अ लिटिल. ऑब्वियसली वो तो आई मीन 3-4 उसमें फैक्टर्स हैं. इसमें एक पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली द इंस्टॉलेशंस दैट वी प्रोवाइड नाउ for certain temperatures that may not be sufficient, and it's not just the insulation, just the basic planning and design for air circulation, for direction of the building, sun ki location, all of that needs to be more carefully incorporated in the control of the heat generated through that. So ek to wo hai. The second issue is now the materials, because now it's not just only about that, but also a lot of new materials have come up which can help to mitigate that. कुछ design changes हैं, जैसे आपके paint के colors हैं. Small things can be done
मटेरियल्स आपके इम्प्रूव हो जाएं, डिज़ाइन इम्प्रूव हो जाए, लिविंग का स्टाइल इम्प्रूव हो जाए, एंड फाइनल इज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज टू एक्चुअली कंट्रोल द टेम्परेचर बोथ वेज, टेम्परेचर फ्रॉम cold to heat up and from hot to cool down requires energy once again. So that has to be minimized also. और जिस तरह ये 3D printed construction है, is that something also that can be helpful because पाकिस्तान में इतनी adaptation इसकी अभी नहीं है. It's a new technology, or once again, it's just a technology. Right. उसको apply कैसे करना है, that will determine whether it's good or not. But the advantage of 3D printing, one of the advantage of the current 3D printing system is that it can create walls with cavity easily. Okay. So you can build, because the 3D printing is currently it only makes thin slices. Yeah. So you can make a cavity wall easily, which will be useful in terms of the temperature control. उसकी insulation काफ़ी अच्छी होगी. So that is, otherwise वो भी बनती हैं, cavity bricks भी होती हैं. People still do that के they make 2 walls with a small cavity. We have been doing that. Right. People have been doing that for a long time. Masonry के में बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब वो चूँकि लैंड कम हो गई है, वेस्टरी वॉल्स की थिकनेस कम हो गई है, मड वॉल्स होती थी, इंसुलेटेड होती थी. सो बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कट डाउन ऑन एवरीथिंग, तो वो फिर इंसुलेशन भी कम हो जाती है. सो देन स्टायरोफोम आया बीच में, people used to put between the wall, between the two, इंसुलेशन के लिए, so that helped a lot. उसकी अपनी environmental cost है, वो degrade नहीं होता है. So everything has a challenge. तो 3D printing में opportunity ये है कि if somebody comes up with a very innovative design, it is easy to implement. You don't have to have factories to produce that product in large numbers to be used. आप एक घर भी, हर घर अब यूनिक हो सकता है. और उसमें जो वेस्टेज है वो भी कम है. जी बहुत कम है जी, obviously जी. Right. And is it like more expensive या किस तरह से? Because the technology hasn't developed at scale yet, so it is still expensive. Experimental है और उसकी वजह से it is still, but I was looking at some old documents. It was used as early as 1890 or 1900. Really? जी, there is a document that you can see that people were doing this mortar thing with the moving gantry, और उसमें लोग हाथों से उसको fill कर रहे हैं, but it is the same concept. But then it didn't carry on. तो अभी फिर दोबारा से it's just been refound. Yeah. But it's not completely new. Right. We just call it 3D printing now. At that time it was just automated pouring of the walls. और अर्बन प्लानिंग के हवाले से भी लाइक व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को कौन सी चीज़ें जो हैं उनका ख्याल करना पड़ेगा? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो ग्रीन बिल्डिंग्स स्पेशली या फ्लड को अवॉइड करने के लिए भी देयर आर, सिंगापुर में आई गॉट टू नो कि दे हैव अंडरग्राउंड टैंक्स एज वेल. तो कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं दैट पाकिस्तान वुड हैव टू कंसिडर? लेकिन अब एक तो मैंने अर्बन प्लानिंग इज़ नॉट रियली माई फील्ड, एनवायरमेंटल ऑल्सो, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, urban planning is a very high level, top level decision on where to make a certain facility or a town or a township or anything. And to me that is very, very critical decision at the point. क्योंकि disaster में environmental हो या man-made हो, there are normally we have three components. एक तो वो hazard है, जैसे flood है या earthquake है या fire है, so that's the natural thing that comes. Second is exposure, कि what is there in, जैसे अगर एक सहरा में फ्लाब आ भी जाए तो it makes no difference, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं जो डैमेज होगा, so exposure नहीं है. So second is exposure, and the third one is the improper environment, built environment, कि वो कमज़ोर है. बिल्डिंग्स पूरी नहीं हैं, दीवारें सही नहीं हैं, हाइट ठीक नहीं है. तो तीनों चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है. एक तो हैज़र्ड है जो कि अब बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सो देयर इज़ नॉट मच वी कैन डू अबाउट दैट, बट दैट हैज़ टू बी डन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड इज़ कि आप एक्सपोजर ही ना रखें. जैसे एक दरिया अगर नाला है उसने ओवरफ्लो होना है फ्लड्स में, तो वहाँ घर ना बनाएं, उसके गिर्द घर ना बनाएं. इट्स ईजियर सेड देन डन, but that's exactly what planning is about. That you don't make towns and cities which are exposed to hazards. So that's very important moving forward. कि जो studies हम करेंगे, normally flood protection, flood simulations हैं,
wind simulations हैं, tornado simulations हैं, सबके simulations हैं. Yeah. Based on the simulations, you make sure that you are avoiding the hot spots and don't make your things in the way of the hazards. The third one is structural engineering, where the structural engineering comes back, is how to make it strong, that it will withstand whatever nature throws on it. Yeah. So तीनों चीज़ों की combination. So the planning will control the exposure. Climate change, climate adaptation can help with the hazard, and structural engineers, civil engineers, and architects and other professionals involved in industry, construction industry, can help to reduce the vulnerability. So we have hazard, vulnerability, and exposure as a combination. जिस तीनों को हमें manage करना है. Right. और अभी recently जो Thailand के हवाले से, like there was this earthquake as well in March, and some of the videos were viral. एक तो खैर there was a building that collapsed as well. So I would want to understand आपसे कि what causes that. But also कुछ ऐसी buildings थी जहाँ से we could see कि the water was spilling out of the pools. तो was that part of the plan कि वो उसका जो absorb कर सके जो jerks होते हैं इसके? Yes and no, because traditionally Thailand has always been thought of a non-seismic country, जिसमें hazard नहीं है. तो बैंकॉक के इर्द गिर्द कोई ऐसे seismic faults नहीं हैं कि जहाँ से आपको hazard. So traditionally buildings have never been designed for earthquakes in Thailand. Right. Only recent code जो कि 10-12 साल पुरानी है, जिसमें AIT का बहुत ज़्यादा हाथ है. हमारे colleague हैं Dr. Professor Penning here. He and our students, and we all worked a lot on the development of that building code. और उसमें सारी रिसर्च काफ़ी सब यूनिवर्सिटीज़ में हुई, but AIT was leading that. तो वो नई कोड बनी जिसमें कि earthquake awareness आई और वो उसमें डाली गई. Right. So older buildings have never been designed, and Thailand is very, especially Bangkok is very fortunate कि यहाँ winds के भी इतने मसले नहीं हैं. Unlike Manila, जहाँ पे strong winds हैं, strong earthquakes हैं, everything, all hazards are strong. बैंकॉक में कुछ भी नहीं है. I mean, this flood है थोड़ा सा, but others are very low. Right. This earthquake, बैंकॉक में जो आया, this is basically was in Myanmar, about 1,000 kilometers from here. Yeah. But Bangkok, because of its soil conditions, इसमें soil बहुत weak है, so it's a basin. तो वो बिल्कुल soft है. तो because of that, वो basin के effect की वजह से वो amplify हो गया. Right. It amplified 2-3 times. Okay. So if it was outside of Bangkok, कुछ भी नहीं हुआ. Okay. Because it wasn't amplified. So earthquake wasn't that strong, but it was amplified because of that fact. So फिर जो tall buildings हैं, obviously they started to move a lot. So coming back to your question, buildings were actually not explicitly designed for this kind of movement. But natural उनकी this design was sufficient because it wasn't extremely high. Right. अगर आप उसको compare करें design standard से, तो it was pretty low. So this was not really the strongest earthquake that can come to Bangkok. So most of the building actually survived well. वो पानी गिरा because pools में slosh होता है, because building moves, water sloshes, it falls out. So nothing to do with structures. वो तो वो infinity pools का लोगों का शौक होता है. So people they want to sell the properties, so they did that. So nothing to do with the weakness. Okay, but ऐसा नहीं है कि like ये pools को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो earthquake में helpful हो. मतलब क्या ऐसा होता है आमतौर पे? So it's a common question we are asking. So we call them liquid tune dampers. Right. So you can design a water tank, but not pool. It has to be closed, cannot be open. So you can design a brick water tank like a pool in a building in such a way that it can prevent the building from moving. तो उसको हम liquid tune damper कहते हैं. तो and a few buildings have been designed like that. पताया में एक tower है, उसके अंदर लगा हुआ है. It can be very helpful, but not the open pools. अच्छा. Because you have to design them with a certain width and certain उसके अंदर wire mesh होती है to increase the density. It's not just कि आप pool बना दें तो आप protect कर सकते हैं. That's actually not. It's counterproductive. And what is your take on the building that collapsed? उसकी क्या वजह बनी है? उसमें तो काफी investigation हो चुकी है. Almost anybody in structural engineering has been working on it. AIT में 3 teams ने इस पे काम किया है. In fact, the main team is based in AIT. Right. Because our colleague Professor Penning, like I mentioned, he's one of the top experts. So he's handling that. तो उसमें 3-4 factors हैं. I mean it's ongoing, so I cannot give you a lot of details because still investigation हो रही है. So contributing factors could have been कि उसमें कुछ तो
कंस्ट्रक्शन में इश्यूज आए हैं, कुछ डिज़ाइन में. So when something like this happens, it's never one factor. It's a combination of unlucky factors. तो उस बिल्डिंग में 5-6 अनलकी चीज़ें इकट्ठी हो गई. It was very unfortunate. It should not have collapsed. Buildings don't collapse. अच्छा. Tall buildings like this, designed in the current modern world, cannot collapse like that. Especially for earthquake level of this intensity, बहुत low था. But was that under construction as well? Huh? It was under construction. Right. Was that also one of the factors? It was one of the factors, but not the primary factor, but yes. But like I said, I shouldn't say anything about it. You've been working here for quite some time. आपने transformation भी देखी है यहाँ पर भी, and you've worked in Pakistan as well for quite some time. तो आपके ख्याल से कौन से ऐसे factors हैं, क्या ऐसे lessons हैं that Pakistan can learn to transform its economy from more of agricultural economy to knowledge-based economy? This is very interesting question, क्योंकि मैं normally जब घर से drive करता हुआ आता हूँ तो मेरी तकरीबन मॉर्निंग 45 मिनट्स की ड्राइव होती है. 7 o'clock इनकी मॉर्निंग न्यूज़ शुरू होती हैं. Right. एंड आई ऑफन लिसन टू देम. और उसमें वो जो चीज़ें पॉलिसीज़ और चीज़ें अनाउंस कर रहे होते हैं, आज ये हुआ, आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली इन माई माइंड आई कीप रिपीटिंग दैम कि आई विश कि इनमें से ये चीज़ पाकिस्तान में हम कर लें, ये चीज़ पाकिस्तान में कर लें, ये हमारे लिए अच्छी रहेगी. बिकॉज इट्स समथिंग ऑन योर माइंड ऑल द टाइम. एंड ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट कि ओ ये चीज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी ये हो सकती है, या बेहतर हो रही है, या हो सकती है. तो यस, दैट इज़ आई थिंक ए वैलिड क्वेश्चन. और ये किसी मुल्क से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कनेक्टिंग विद थाईलैंड इज़ मोर इंटरेस्टिंग इन माई व्यू. पहले तो ये है कि जैसे बहुत लोग सिंगापुर चले जाते हैं देखने के लिए, आई थिंक, और दुबई चले जाते हैं. आई थिंक both of the models cannot be adopted in Pakistan or in any country in fact. Right. सिंगापुर का मॉडल तो आप देख ही नहीं सकते ना, बिकॉज जस्ट स्मॉल सिटी, completely controlled, highly rich. तो आप कुछ देख भी लेंगे वहाँ पे, you cannot bring home. So we have to look at countries which are or were at our stage and have become better or becoming better. Yeah. To get more practical, sort of ways to do this thing. तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इर्द गिर्द देखना चाहिए ताकि हम मॉडल्स को रेप्लिकेट कर सकें. पहली बात तो ये है कि दिस इज स्टिल हेवीली एग्रीकल्चर इन मैनी वेज. तो लाइक एनी कंट्री दे हैव गॉन थ्रू एग्रीकल्चर विच इनका स्ट्रॉन्ग है. आपके तरफ राइस है, ये एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, फूड है, बहुत ज़्यादा है. सेकेंड वन वॉज इंडस्ट्री. ह्यूज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हुई. जापानीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, because this, you see, in this whole region, Thailand is quite unique in a way कि यहाँ के लोग जो हैं, they're very, what should I say, cooperative. को वो tendency नहीं है to go against the authority. अच्छा. That is one of the most key, I would say, player for businesses to come here, कि they can find people who are cooperative, easy to work with. और वो, I mean, वो जो है ना कि भाई एक यूनियंस बनाएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, दैट डजंट एग्जिस्ट हियर. एंड दैट्स लाइक पावर इंडेक्स जो है वो हाई है, सो दैट कुड बी लाइक वन ऑफ द रीजंस. तो पाकिस्तान में भी आई थिंक हमारा पावर इंडेक्स इज क्वाइट हाई इन दैट सेंस दैट सिंस वी बीन अ कॉलोनी एज वेल, तो उसका असर है अभी. जी, हमारे ये दे हैव नेवर बीन अ कॉलोनी एवर. दिस इज द ओनली कंट्री इन दिस होल रीजन इन एशिया व्हिच हैज नेवर बीन कॉलोनाइज्ड. सो दे हैव दैट ओन कल्चर. तो वो reactionary towards anything somehow नहीं है. Anyway, so that's a social thing. I will come back to that a little bit more. So then the Japanese set up all the industry here. Right. जितनी गाड़ियों की manufacturing है, hard disk है, ये सब, whenever they want to set up something, they would prefer Thailand. So Thailand, Japan became extremely close, and most of these industrial states became Japanese development. Right. फिर gradually फिर बाकी कंट्रीज़ ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. अमेरिकन इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई. जैसे अमेरिका ने इस रीजन में अपनी वन ऑफ दोज प्लांट्स दे चूज थाईलैंड ओवर मैनी कंट्रीज दैट दे सर्वेड. सो ग्रेजुअली इंडस्ट्री बिकेम देयर सेकंड मेजर, और बहुत ज़्यादा हो गई. You might be surprised that the annual export from Thailand is roughly $250 billion. Wow. Which is, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा, but you know the numbers. So it's a small country, but export is really huge because they make products
इम्पोर्ट एंड अच्छा इनकी इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि इम्पोर्ट नहीं है, बिकॉज दे इम्पोर्ट एड वैल्यू एंड देन एक्सपोर्ट अगेन। राइट तो वो यहाँ पर चीज़ें नहीं भी बनती तो ये जस्ट ब्रिंग इट, मेक इट एंड एक्सपोर्ट इट। So this has become that kind of a center. राइट Then Thailand started talking about this knowledge economy a few years back. 10-12 साल पहले उन्होंने कहा कि जी हम अब वो एग्रीकल्चर से भी निकल गए हैं, इंडस्ट्री भी हमारी आ गई है, अब हम सारी जो है ना ये फोर्थ रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें कि बेस्ड ऑन नॉलेज आईटी का सारा कुछ करेंगे। सो दैट्स वेयर दे स्टार्टेड टू फोकस। राइट उसमें देयर natural tendency of the people is not to be so innovative. Unlike Pakistan या इंडिया में या और कंट्रीज़ में हमारे जो यूथ हैं, लोग हैं, they are very innovative, entrepreneur हैं. That is not the case with most of the people. Most of the people just want to work, something like that. So they wanted people from outside to come and set up that entrepreneurial system. Yeah. तो इन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा encourage किया people from Europe, from US, even from neighbor country to come and set up their knowledge-based companies, IT-based companies here. तो उसमें एक सबसे बड़ा जिसके अंदर हमारी भी अपनी कंपनी है is the Board of Investment, जो पाकिस्तान में भी है। Right. कि Board of Investment ने कहा कि जी if you want to set up a company in certain sectors, certain industry, including IT and all, they will give you 7-8 years tax break. So that attracted companies to come and set up this one. Second, उन्होंने अपनी 2-3 organizations बनाई, नेशनल इनोवेशन एजेंसी बनाई, फिर इसी तरह की एक दौर जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान ने भी किया, मैं आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि हमने नहीं किया, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनोवेशन सेंटर्स बने, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने, कई यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। The problem I think is not on initiatives on a small scale. वो probably पाकिस्तान के वर्ल्ड रैंकिंग बन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। Right. प्रॉब्लम इज़ द मैसेज, Right. कि वो स्केल अप नहीं होते हैं, उसका इफेक्ट फार रीचिंग नहीं होता है। एंड दैट्स वेयर आई थिंक वी समटाइम्स लैक, कि जो भी हम चीज़ करते हैं वो इट डजेंट स्केल अप, और इसकी मेन एक ही वजह है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एजुकेशन। यहाँ पे लिटरेसी रेट 90 से ऊपर है, 90%, 95% के करीब है, हमारा 60s में भी नहीं है अभी। तो दैट ऑटोमेटिकली मेक्स इट डिफ़िकल्ट to scale up any knowledge-based initiative to a level where a huge number will get involved. Right. तो जब तक हम उस एजुकेशन के गैप को पूरा नहीं करेंगे, this will always be a challenge. कि हमारे पास ब्राइट स्पॉट्स तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन स्प्रेड आउट नहीं होंगे, उनका कलेक्टिव इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑन द सेम नोट, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप AIT में पढ़ाते हैं, यहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हाउ डू यू कंपेयर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स विद अदर स्टूडेंट्स? ये कॉमन क्वेश्चन होता है, आपने नहीं पूछा है, मैं खुद पूछ देता हूँ। तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि जो ब्राइटेस्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर बेटर दैन द ब्राइटेस्ट ऑफ एनी कंट्री और एट पार, उसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी तरह का। देयर इज़ नो, ऐसी बात है ही नहीं। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द ब्राइटेस्ट टू ब्राइटेस्ट, Right. द प्रॉब्लम इज़ द एवरेज टू एवरेज। हमारे एवरेज जो हैं वो बाकी मुल्कों के एवरेज से मैच नहीं करते, Okay. और नंबर्स जो हैं हमारे वो मैच नहीं करते। तो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग, दैट वी डोंट हैव दैट क्रिटिकल मैस of people who have a good ability level for anything to matter. Right. That they have here. Education ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, हेल्थ केयर 100% फ्री है Right. जी, नो मैटर व्हाट। दो चीज़ें मेन है ना, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। व्हेन द पीपल हैव दोज, obviously then you can put them to other things. And did they also intentionally invest more in the education शुरू में, like the point from when you arrived here, तब से अब तक, या शुरू से आप देख रहे हैं कि इनका फोकस ज़्यादा रहा है एजुकेशन के जी ऊपर? बिल्कुल, उसमें देखें ऑब्वियसली इनका जो परसेंटेज ऑफ मनी गोइंग टू 2 सेक्टर्स इज़
several time higher than most countries, including Pakistan, of the budget. तो education पे तो इनका 6-7% है of the budget, which is huge. Health में भी यही है, Right. हमारा 2%, 8% से भी कम है. तो education पे बहुत ज़्यादा focus है. Obviously इनकी population भी कम है. आप देखें कि in terms of GDP ज़्यादा है, export ज़्यादा है, population कम है. 60 million है, हम 2 to 40 million है. So when you divide everything, so you can see the math. Okay, it doesn't work. So everybody gets, schools are extremely good because they have the money to spend. Infrastructure बहुत अच्छा है. ठीक है, health का मस issues नहीं है. हमारा तो सबसे बड़ा child stunting का, we have mental development का वही issues है ना. तो उस पर आप कैसे expect करते हैं कि हम knowledge economy build करेंगे? Right. तो फिर हमारे पास बचता क्या है? We are left with a small number of brilliant people. Bubble kind of the other Pakistan. जी, जो भी कह लें, मुझे नहीं क्या उसे क्या कहते हैं. They are fantastic. वो जो भी करते हैं काम बेहतरीन करते हैं, कर रहे हैं, उनको आप देख ही रहे हैं. But the problem is Scalable नहीं. स्केलेबल नहीं है, और वो स्केलेबिलिटी हमारी कम से कम होती चली जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है एट ए रेट. तो वो हम कहते तो सारी दुनिया को ये हैं कि जी वी हैव दिस 30-40%, 50% youth, Yeah. but they are not usable in the sense that वो नंबर तो बहुत है, but they are not trained, they are not educated, they cannot convert into what needs to be done. तो उनका सिर्फ नंबर को क्लेम करना हर जगह, तो it's not going to help. तो वही होगा ना, फिर वो चले जाएंगे कि ऐसी जगहों पे जहाँ वो नहीं काम कर पाएंगे बिकॉज ट्रेन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, एक्सपोज नहीं है. That's a mind opener for me. Like really, I mean, I was just thinking कि कौन सा ऐसा factor होगा जो कि that is the major point of difference. But you're right. Like पाकिस्तान में we have 26 million children out of school. सोचे तो सही ना. तो 26 million तो बहुत सारे मुल्कों की total population होती है. मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आप चाहे उसको एडिट कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा मुझे नहीं पता. नेपाल की, मैं इसलिए नेपाल की मिसाल दूंगा बिकॉज आई वाज अ कंसल्टेंट देयर फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन डेवलपिंग द सेफ स्कूल स्ट्रेटजी फॉर नेपाल. आई वर्क देयर फॉर 1 year. नेपाल में देर आर, पूरा मुल्क जो है वो फैला हुआ है पहाड़ों पे, दूर दराज है, एक्सेस नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल हर जगह है. 90% चिल्ड्रन आर इन स्कूल इन नेपाल. Forget about all the other countries. तो जब मैंने वो देखा जहाँ पे कि वो जब मैं because I had the stats to design all of that, स्कूल चाहे वो छप्पड़ जैसे भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन बच्चे स्कूल में हैं. तो that I think is something that we somehow we have to solve that problem of education. उसके बगैर बाकी सारी चीज़ें आप जो मर्ज़ी कहते रहें वो, और जितना हम उसको डिले कर रहे हैं उतना काम ख़राब हो रहा है. मतलब ये तो एजुकेशन का तो डेफिनेटली देयर इज दिस प्रॉब्लम क्योंकि अगेन ना सिर्फ 26 million children are out of school but even those who are in schools they are also not learning enough. जी, before we go to that, I want to sidestep a little bit about the Higher Education Commission. वो इसलिए कि मैं I have been involved extremely closely with that for several years. और उसमें बहुत डिबेट थी. Actually, I went to Pakistan in 2004. और तब AIT में सिर्फ हमारे 4 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से रह गए थे. तो मुझे यहाँ पे जो AIT के प्रेसिडेंट ने उन्होंने कहा जी आप जाएँ देखें क्या हो रहा है. तो आई वेंट देयर और मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया, 15 यूनिवर्सिटीज़ को. और वहाँ जो टॉप स्टूडेंट्स थे हर यूनिवर्सिटीज़ में से 2-2, 3-3, उनको हमने कहा कि हम आपको एडमिशन AIT में दे रहे हैं बिकॉज दे क्वालिफाइड. सो 18 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर AIT. पैसे नहीं थे ना उनके पास ना हमारे पास. स्कॉलरशिप स्कीम ख़त्म हो चुकी थी, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, AIT के पास स्कॉलरशिप्स ख़त्म हो गए. सो वी डोंट हैव स्कॉलरशिप्स नाउ. तो मुझे किसी ने कहा कि आप HEC चले जाएँ इस्लामाबाद में, वो नया बना था तब. तो खैर somehow I was able to get appointment with to see प्रोफेसर अताउर रहमान, तब चेयरमैन थे उसके वो. मैं उनके ऑफिस में गया, मेरे साथ यहाँ कॉलीग थे. उनका जी आप बताएं. मैंने कहा जी ये यूनिवर्सिटी है और मेरे पास ये 18 स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स का एडमिशन हो गया, पैसे नहीं हैं. He was amazing working with him. ये मैं उनको जून में मिला. By August, those students were already in AIT, fully funded by Pakistan government. Not fully, 60% by Pakistan, 40% by AIT. So we made a deal. उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा रहा कि we went back and then उन्होंने कहा जी मुझे PhD करवानी है, मास्टर्स नहीं करवानी है because we want to improve our universities. Yeah. तो वहाँ से हमने एक प्रोग्राम बनाया
टोटल 100 पाकिस्तान से लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे आए PhD करने के लिए. The largest number of PhD students from anywhere in any country in AIT over the history, Right. except Thailand. So at one time, Pakistani students were the highest number after Thailand. 120 students थे हमारे. अच्छा. We had students, 40 students from Balochistan, KPK से, पंजाब से, सारी यूनिवर्सिटीज़ से. अब पाकिस्तान की तकरीबन जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब के अगर आप फैकल्टी देखें तो वो AIT ग्रेजुएट्स हैं इस वक्त. बलोचिस्तान में तो 90% यूनिवर्सिटी फैकल्टी इज़ AIT ग्रेजुएट. अच्छा जी. So that was a major sort of relationship between AIT, and AIT gave 50% discount. HEC provided the remaining 50. तो वो हमने 10 साल वो प्रोग्राम हमारा चला. But the point I'm going to make is उस वक्त लोग ये डिबेट कर रहे थे कि ये पैसे HEC को देने की बजाय प्राइमरी एजुकेशन पे क्यों नहीं दिए गए. एंड वो दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वहाँ चले जाते, लेकिन आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल में उन्होंने सही जगह खर्च किए. राइट. वजह उसकी ये है कि आप दे देते प्राइमरी को तो ठीक है, प्राइमरी कुछ और बच्चे आ जाते हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कैपेसिटी नहीं थी, ना PhD फैकल्टी थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन wasn't there. Getting them into the university where there is no quality, there's no point. Major number of our faculty in universities were not PhDs, जो कि acceptable ही नहीं है दुनिया में कहीं. Yeah. So HEC brought 500 के करीब टोटल PhD करवा के, तो यूनिवर्सिटीज़ को कम से कम उन्होंने एक बेसिस दे दिया फॉर फ्यूचर जनरेशन टू कम. बट दिस इज़ डिबेटेबल. सम पीपल से कि नहीं, अच्छा नहीं किया, प्राइमरी पे डालना चाहिए था. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन इट वाज मनी वेल स्पेंट. And I think since I also worked in one of the reforms project in Punjab on education, so I got to know that it's not only about money. क्योंकि जो गवर्नमेंट का बजट है वो दैट इज सफिशिएंट, बल्कि कई दफ़ा तो वो पूरी तरह से स्पेंड भी नहीं हो पाता. तो इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रिंगिंग दैट क्वालिटी. आवर टीचर्स आर नॉट ट्रेंड, एंड द करिकुलम नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस. जी, बहुत दफ़ा मैं आई मीन वी हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस सेवरल. देखें, एजुकेशन आपको तो अच्छी तरह पता ही होगा, देयर आर 4 levels that we need to address actually in any country, depending upon where your economy is at that given point. Primary education है तो क्लियर है, आपने बेसिकली लेके आना है. फिर आपकी जो है वो एजुकेशन है जिसको आप स्किल बिल्डिंग कह रहे हैं, जैसे हमारे डिप्लोमास हैं, TVET है, उसकी अपनी एक, वो पाकिस्तान में बड़ा सक्सेसफुल रहा है. जर्मन्स ने बहुत प्रोग्राम, रियली बिन गुड. सो वी हैव स्किल्ड पीपल इन मैनी फैक्ट्रीज की इंडस्ट्री ये थी. दैट प्रोग्राम आई थिंक डिड वेल. उसके बाद आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन है, बैचलर लेवल की, और फिर आपकी हायर एजुकेशन है. तो ये चारों के अपनी अपनी जगह है. अभी हमारी प्रॉब्लम है कि प्राइमरी में ही हमारा पूरा नहीं हो रहा. ठीक है. और लोग चूँकि वो इकोनॉमी का है तो वो दे वुड प्रेफर देम टू गो टू टिबेट और गेट सम स्किल और जॉब. बड़ी वो अच्छी बात है. बट देन व्हाट यू वर सेइंग कि नॉलेज इकोनॉमी अगर बिल्ड करनी है लार्ज स्केल पे, तो वो तो आपको ग्रेजुएट भी करवाने हैं और फिर यूनिवर्सिटी तक भी लेके जाना है. तो वो अभी हमारे बहुत यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं. आई मीन इफ़ यू गो टू पाकिस्तान नाउ, इट्स यूनिवर्सिटीज़ आर फुल, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बात ये नहीं है. बट द नंबर्स दैट वी हैव आर स्टिल वे टू बिग. एंड मूविंग फॉरवर्ड, डू यू थिंक कि जो ऑटोमेशन एंड AI, जब इसका बूम अभी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लाइक रियली क्विक, मे बी नेक्स्ट 5 years, तो हाउ डू यू सी कि फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो जिस तरह TVET के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर है, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेट हो जाएंगी, तो देन वी मे नॉट रिक्वायर दोज स्किल सेट एनीमोर. सो हाउ डू यू सी द. इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसके ऊपर मैं आई स्पीक a lot about AI in our field in all many places. लेकिन मेरा ख्याल है कि इस AI के सारी चीज़ों में there are 3 levels. एक तो एक टॉप हाइप लेवल है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, and that hype is based on the assumption that every single person is connected to a computer, is a white collar person, और जब ये AI आएगा तो उसका जॉब इफेक्ट हो जाएगा. राइट. लेकिन आप ज़रा सा हटें उससे. जैसे मैं देखता हमारे घर में वो फ्रिज जैसे ख़राब हो गया, अब वो ठीक करने आए बंदा, वो बुलाया, अपने टूल्स लाए, उसने फ्रिज को खोला, बैठा थोड़ी देर, उसने खोला, ठीक किया. This person has absolutely nothing to do with AI.
रेवोल्यूशन, उसका काम, और जो सड़क पे बना रहा है, जो काम कर रहा है, एंड ऑल दीज पीपल, वो उनका इस AI रेवोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एंड दिस इज़ ए ह्यूज नंबर। लेकिन जो लोग काम बातें करते हैं कि AIT के ये AI से ये हो जाएगा, वो एक सर्टेन इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि हम सब काम कर रहे हैं, AI आएगा सब, बट नो, a lot of the population is outside the scope of this whole thing. राइट फिर लोग इसका जवाब देते हैं जी ओ रोबोट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। You will not be able to get the robots to a level of cost and efficiency at this point in this or several lifetimes. अफ्रीका में जो लोग बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? वहाँ पे किसी भी वक्त वो रोबोट्स उस, ठीक है, वो हेल्थ केयर में किसी खास जगहों पे आप रिप्लेस कर देंगे। वंस अगेन अ मेजर पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। राइट ये हाइप क्रिएट हुई है टू गेट फंडिंग, टू गेट ऑल ऑफ दैट, उसको करने के लिए। सो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। राइट हाँ, वाइट कॉलर जॉब्स, तो कमिंग बैक टू योर, जो स्किल लेवल जो टिवेट वाले हैं, दे विल बी लीस्ट अफेक्टेड by this one because they are skill based, human skill based. उसको तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पास रोबोट्स नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है, चाइना में आप वीडियोस जितनी भी देख लें, लेकिन वो आपके घर में अभी नहीं पहुंच रहे हैं। और वही लाइक यू मेंशन कि दे आर आल्सो सो एक्सपेंसिव। जी, उनके फिर लिमिटेशंस हैं उनके। अच्छा, मैं कमिंग बैक, तो वो जो बंदा जिसने फ्रिज ठीक किया, फ्रिज ठीक करने के बाद उसने मुझे बताया कि ये किया, वी हैड ए टॉक, वी हैड दैट इंटरेक्शन वी ऑल नीड। वो ह्यूमन, वो रोबोट से जिसे नहीं आनी है। सो आई थिंक वी आर प्रीटी ओके ऑन दैट फॉर द टाइम बीइंग। और ये सारी हाइप जो है वो अपनी जगह है, इसका रियल इम्पैक्ट अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आया। देखिए, मुझे, हमने जॉब अनाउंस की है, मुझे असिस्टेंट चाहिए इस वक्त, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए है। अब सब कह रहे हैं जी AI है, आपको पर्सनल असिस्टेंट क्यों चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए है, लेकिन मिल नहीं रहा मुझे, क्वालिफाइड बंदा मुझे मिल नहीं रहा है, विच मीन्स कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट still we can't find enough people to do our job. और दूसरा ये भी है ना, लाइक आई थिंक एक तो AI से मुराद बहुत ज़्यादा अब हम वही लिमिट करते हैं उसको लैंग्वेज मॉडल्स तक भी, वही है ना। ChatGPT के हवाले से, बट आई थिंक यू स्टिल नीड अ पर्सन टू गिव दैट प्रॉम्प्ट हु नोज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जी, देखिए, उससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। काम ज़्यादा, जैसे हमारे ऑफिस में हम यहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बेसिकली तो हमारा जो ऑफिस है, अब वो प्रोग्रामिंग तो ChatGPT वगैरह हमसे बेहतर कर लेते हैं, क्लॉड हम यूज़ करते हैं। तो ये नहीं हुआ कि हमने प्रोग्रामर्स कम कर दिए, वी आर हायरिंग मोर, वी जस्ट वांट टू डू मोर वर्क। राइट सो दिस आइडिया दैट यू ब्रिंग AI एंड यू फायर पीपल is incorrect way of looking at things. You have AI, you get more work, so the same people can do, or more people can do more work now. So that's one way of looking at it. Yeah, that's interesting. So that increases our efficiency actually. Yeah, increases in productivity, efficiency. Yeah. You can do more. Yeah. Just like that. Yeah. तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को, I mean, of course people think, oh, let's cut down the cost, but I think it's the other way around. Maybe far in the future, perhaps like jobs, like कुछ तो jobs affect होंगे यार. Just think about it कि जिस तरह अगर driverless cars बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो जिन लोगों की रोजी रोटी इसके ऊपर है। But you see, देखें, I keep getting this question everywhere. 2000 में, around the start of the century, population 2 बिलियन थी। 2 बिलियन पॉपुलेशन पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने शुरू हुए, तो लोगों ने कहा जी ये सारी फैक्ट्रीज़ में जितने लोग काम करते हैं, ऑटोमेशन हो जाएगी, एक बंदा नहीं मिलेगा आपको, ये क्या बनेगा 2 बिलियन में, ये सब जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, सब मशीन्स विल ऑटोमेट, एग्रीकल्चर सारा। 2 बिलियन थी पॉपुलेशन, राइट, 8 बिलियन से ऊपर है इस वक्त। वी हैव नो प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग जॉब्स फॉर 8 बिलियन पीपल इवन नाउ। जितनी भी मशीन्स आ गई हैं, एग्रीकल्चर से लोग सारे ख़त्म हो गए। अमेरिका में 97% लोग एग्रीकल्चर करते थे इन 1900, अभी 3% लोग करते हैं। लेकिन वो 90% लोग जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, उनके पास और तरह की जॉब्स हैं। एग्जैक्टली यही यहाँ पे भी होगा, नई जॉब्स, नए प्रोफेशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, या सो दिस विल गो ऑन। ऐसे मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होता इसका। This is an interesting take because like otherwise, since I am like also very interested to know what's happening, it's also not my core area of expertise, but people who are into it, तो उनके perspective जो है, it's interesting. This is very true. Some people will lose their job and they are losing. Microsoft ने 9,000 लोगों को फायर कर दिया है, basically to please the shareholders, प्रॉफिट शो करने के लिए। हालांकि वो $3 ट्रिलियन की कंपनी है,
9,000 लोगों को सॉल्व को फायर करके 20 बिलियन या 15 बिलियन उनको फायर, इट डजंट इवन काउंट, लेकिन वो जस्ट वांट टू शो इट। तो होगा, कोई शक नहीं है कि सम पीपल दे विल हैव टू अडैप्ट, तो डिफिकल्टी तो आएगी। But like you said, कि there will be new opportunities as well, new professions that we are not thinking about right now. जी, वो so adjustments हो जाएंगे totally. But जो पाकिस्तानी यूथ के हवाले से, and especially since we are in Thailand and we are talking about, तो बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, तो वाइट कॉलर जॉब्स के हद तक थाईलैंड में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज वो अवेल करते थाईलैंड में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाट इज द मेन हर्डल व्हाई नॉट ओनली पाकिस्तान, अदर फॉरेनर्स कैन नॉट कम हियर, हैं? राइट, या कैन नॉट कम इजीली हियर, आई शुड नॉट से कम हियर, इजीली हियर। AIT के ग्रेजुएट्स नॉर्मली जब हम थे, तो नो मैटर किस कंट्री से हों, आप जब ग्रेजुएट करते थे तो यू नॉर्मली विल गेट 2-3 जॉब्स इन योर हैंड अर्लियर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, सारी इंटरनेशनल फर्म्स यहाँ काम कर रही थी, दे ऑल नीडेड इंग्लिश स्पीकिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। राइट, दैट बूम हैज़ सेटल्ड a little bit, लोकल आगे। So Thailand में opportunities are still there, but the problem is that they are now narrowing down to certain sectors and certain areas where Thai language isn't primary. But if somebody wants to do that, अगर language सीख लें, तो there is no problem at all. राइट, So there is no other issue other than language, because communication सारी उसमें, writing उसमें है। या See, my younger son is working in a company, उसने language पूरी लिखना पढ़ना सारा कर लिया है, and he can work with the Thai companies easily, उसको कोई दिक्कत नहीं है। So it's other people are also doing that. So language skill अगर आप ले लें, या then opportunities will open up. With no language skill, they are limited to international or companies, Thai companies who want to work outside and have a limited language capability, जो कि ज़्यादातर इशू नहीं रहेगा, because थाईलैंड में जब my sons were in school, there were only 4 international schools. Now there are 145 international schools. राइट, राइट, थाई कभी भी इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। इट वॉज कंसिडर्ड नॉट गुड, कि वो कहते नहीं ये थाई स्कूल में जाएंगे, हमारे स्कूल बेहतर है, हम थाई लैंग्वेज सीखेंगे। दैट इज़ कम्प्लीटली चेंज। एवरी रिच फैमिली नाउ वांट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंटरनेशनल स्कूल्स। तो वो जो इंग्लिश का इनका एक ड्रॉबैक था, वो ग्रेजुअली नेक्स्ट एक जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो वो जो बाहर से लोग आके इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जॉब लेते थे, वो भी अब कम हो जाएंगी। सो नाउ द जॉब्स विल बी ऑन हाई स्किल्स, जैसे AI है, डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, विच इज़ ऑफिस की जॉब है, कम्युनिकेशन का इतना मसला नहीं है, लेकिन हाई स्किल है किसी भी इंडस्ट्री में, दैट इज़ स्टिल हाई डिमांड हियर। राइट, राइट, क्योंकि ये नॉलेज, जैसे मैंने कहा, नॉलेज और उसमें जा रहे हैं, सो दे लैक दोज पीपल ड्रास्टिकली। राइट, इनके पास नहीं है, प्रोग्रामर कम है इनके पास, अच्छा, डेफिनेटली कम है इनके पास, IT के लोग कम हैं इनके पास, ठीक है, AI के लोग कम हैं इनके पास, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे डोंट हैव इनफ पीपल, दे हैव इनफ इंडस्ट्रीज, नॉट इनफ पीपल। और कुछ दे हैव आल्सो स्पेसिफाइड सम प्रोफेशंस जो कि सिर्फ थाई लोग कर सकते हैं। जी, वो हर मुल्क में होता है, बट दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। तो जैसे हमारी कंपनी जो है, इट इज़ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रूव, सो we have the permission to hire foreigners as we want. राइट, लेकिन once again when we submit the application, तो वो पहला सवाल यही है कि can you find a similar person in Thailand? So first we have to prove that this particular skill that we are looking for isn't easily available. तो वो तो ऑफिस जॉब्स के लिए, रेगुलर जॉब्स के लिए you can't, अकाउंटेंट नहीं ले सकते for example, you can't take like that. राइट, राइट, तो उसमें हम फिर बताते हैं कि जी हमें मीडिया का एक्सपर्ट चाहिए है, यस ले लें आप, प्रोग्रामर चाहिए है, मिल जाता है, इंजीनियरिंग के आपको कोई स्किल्स चाहिए हैं, मिल जाती हैं। सो दैट्स, यू जस्ट हैव टू प्रूव that skill isn't easily available in Thailand. राइट, राइट। और व्हेन इट कम्स टू लाइक रीजनल कोलैबोरेशन पाकिस्तान के और थाईलैंड के दरमियान में, द वर्क दैट यू आर इन्वॉल्वड इन, तो आर देयर लाइक एनी इनिशिएटिव्स गोइंग ऑन? जी, उसमें आपको पता है कंट्री टू कंट्री खैर एम्बेसीज डील करती हैं, Yeah. लेकिन और यूनिवर्सिटी लेवल्स अब बहुत है
हमारा तो यूनिवर्सिटी का है, सो AIT हैज़ MOUs with 20 universities in Pakistan. अच्छा, एक्टिव हो ना हो वो अलग बात है, बट वी स्टिल हैव, एंड सम आर एक्टिव क्या? और सम थोड़ा काम होता भी है। इसी तरह यहाँ पे कुछ देखें, आई डोंट नो इफ यू नो कि थाईलैंड इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन हलाल फूड प्रोडक्शन। अच्छा, अब आपको शायद नहीं अंदाज़ा होगा। सो दैट्स लुक एट दैट कि उन्होंने एक चीज़ देख ली कि हलाल फूड इज़ हैज़ ए बिग डिमांड, सो दे हैव बिकम ए प्रोड्यूसर, आई थिंक द वर्ल्ड 6th और 5th अच्छा, लार्जेस्ट। हाँ जी, right. उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हाँ, So halal food industry is huge in Thailand. It's not even a Muslim country. right. इसलिए आप कोई चीज़ उठा के देख लें, हाँ, तो इसलिए हलाल फूड हलाल इज का। अवेलेबल हियर, अब CP फूड्स है जैसे यहाँ पे, दे सेट अप ए फैक्ट्री इन पाकिस्तान। राइट, एम्बेसी ने काफ़ी कोशिश की, दे सेट अप ए होल सिस्टम देयर, राइट, ताकि दे थॉट कि ये पाकिस्तान में हलाल फूड का ये सिलसिला होगा, बट आवर इंडस्ट्री वाजंट या, येट डेवलप्ड इनफ टू दैट। तो अटेम्प्ट्स तो बहुत हैं, बट वहाँ पे भी चाहिए ना, फिर हमें सपोर्ट चाहिए। आई आल्सो लर्नड अबाउट दिस स्कॉलरशिप QBSS जिसमें देयर आर 30 गर्ल्स इन AIT स्टडीइंग हियर, Yeah, exactly. So scholarship तो अच्छा, because अब यहाँ पे that I think bring us to a very interesting point. या, जो थाईलैंड की भी पॉपुलेशन है वो अब ग्रे इकोनॉमी में, ग्रेइंग में चली गई है। अच्छा, So which means that now 15% or more of their people are above 60. So that's called that the economy is now is graying, which means that they don't get enough newborns, तो population grow नहीं कर रही है। तो अब जितनी आगे जाएंगे, the more of their population will become older and younger population खत्म होती चली जाएगी। When we moved here, Thailand was at where we are now. राइट, They had all of the people in young generation. That generation is now moved on. Next, लोगों ने their tendency to get married and have children is reducing drastically. So that produces a major problem for the universities because there's no fresh intake going to come to the universities. After a few years, there won't be any. है ही नहीं, कहाँ से आएंगे? So now they're looking for students from the region. राइट, All universities have started English programs, जो पहले कभी सुना ही नहीं था. अच्छा, They are actually actively promoting their universities in different countries. Scholarships भी दे रहे हैं because they need knowledge. देखें यूनिवर्सिटी क्यों स्टूडेंट्स लेके आती है, अमेरिका क्यों इतना प्रोग्रेस करता है? सारी दुनिया के ब्राइट स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पब्लिश करते हैं, उनकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, नॉलेज सारा ये क्रिएट करते हैं, यूज़ वो कंट्री होम कंट्री करती है। सिंगापुर का भी ये हाल है, हांगकॉन्ग का भी ये हाल है। दे नीड स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, या, क्योंकि मैथ है, सब चीज़ें अच्छी हैं। दे विल बिकॉज दे नीड ह्यूमन ब्रेन। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने सब बंदे हमारे AIT के ले लिए, तो अभी इनको ज़रूरत पड़ रही है वो, राइट, दे आर गोइंग टू नीड दैट brain power, human power to run their universities, research centers. राइट, राइट, अभी जैसे हमारे ऑफिस में ही एक हैं डॉक्टर, वो पाकिस्तान से हैं, ही इज़ पोस्ट डॉक इन अनदर यूनिवर्सिटी चुलालोंगकॉन में। चुलालोंगकॉन ने उनको क्यों यहाँ लेकर रखा हुआ है? क्योंकि उनके पेपर्स रिसर्च कर रहे हैं, पेपर उनके लिए पब्लिश कर रहे हैं। सही, So that's where the opportunities are for students from Pakistan, bright students from Pakistan, to get into all these universities. जहाँ पे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं, and the opportunities are there. so there will be more More. opportunity, AIT के तो AIT was the only one in the past because this was the only English-speaking university with English programs. तो सिर्फ students AIT से आते थे. So far AIT has produced about 1100 masters and PhD over the years. तो अगर आप पाकिस्तान जाएं, so from any single university outside Pakistan, this is the largest number. अच्छा, अच्छा, alumni हमारे 1000 से ज़्यादा हैं वहाँ पे, and they're all in good positions. अब बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, they also all have English programs and they are going to need bright students. और अभी हैं हमारे, अगर आप बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करें, you will start to see Pakistani students in almost every university. यहाँ एक माहिदौल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ बहुत आते हैं। इसी तरह पर और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर भी अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं। राइट, यहाँ थमसाट है हमारे नेक्स्ट डोर, या, वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बल्कि हमारे यहाँ कॉलीग हैं, उनकी वाइफ वहाँ PhD कर रही हैं। अच्छा, अच्छा, So the opportunities are there. so it's like opening up now, You bring up, to they have yeah, to. They have no choice. क्योंकि उनके अपने अब जो है वो फीड वो ख़त्म हो जानी है in a few years. right, And that's where our young
people will Yeah, they can benefit. जी. I mean, In every country, not only Thailand. हाँ. Same is true for every country in Europe and in Japan, in Japan with mostly. जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन का मसला होगा, जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन है थोड़ा सा, जी, because they would need more people to carry on the system. जी, because Right. they are all knowledge economies. हाँ. So if they don't have continued research, कैसे चलेगा? So which means that they are absolutely going to need human More resources. people and skilled people. Skilled people, that's why education is so important. So important. Because so अगर हमारे पास जो पाकिस्तान में even if youngsters they don't have enough opportunities, but if they're educated, they can find employment abroad. अभी currently the work that you're doing उसमें what are your ambitions and what's your vision for next few years? Actually, I have two kind of positions here at the moment. एक तो मैं यूनिवर्सिटी में I am teaching instruction engineering program, दो subjects हैं. Yeah. But at the same time, I founded this company called CSI Bangkok. Right. So CSI stands for Computers and Structures Incorporated. So it combines computing and structural engineering together. All right. And so that's why it's called Computers and Structures Incorporated. But this is not my company. This is a company based in US. 50 years हो गए इस company को. And that is also founded by a Pakistani, Dr. Ashraf Habibullah. He was from NED, कराची से. अच्छा. जी, वो 1975 में वो US मूव हुए और जिस यूनिवर्सिटी में वो बर्कले में पढ़ते थे, वहाँ से उन्होंने पढ़ने के बाद वो अपनी प्रोफेसर के साथ मिलके उन्होंने अपनी कंपनी वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बनाई 1975 में, जब सॉफ्टवेयर का कोई सोच भी नहीं सकता था. सो हिज कंपनी हैज़ नाउ बिकम वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट company in structural engineering software. And we have been working with them. I have been working with them for almost 20 years now. Right. as one of their resource person. Right. तो जब मैं यहाँ से AIT से मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, तो then we decided to set up a company with them with the same name but saying CSI Bangkok. So we are Computers and Structures Incorporated, but Bangkok. So we are developing software with them, for them, which is then going to be used worldwide. And we are bringing technology into the existing engineering software. So हम technology और engineering को merge कर रहे हैं, जैसे AI को ले आए, जैसे अपने का all these things. So our job is R&D into software for structural safety. Basically ये कह सकते हैं. So that's how currently we are working. And we have collaborations in Pakistan. हमारा नस्ट में हमने भी ऑफिस बनाया था, अभी हमारी कोलैबोरेशन भी है. पाकिस्तान में और भी कई कंपनीज हैं, हम उनसे भी काम कर रहे हैं. सो वी रियली वांट टू एक्सपैंड आवर वर्क इन पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज टैलेंट इज़ फैंटास्टिक. तो आई थिंक आवर कंपनी विल डेफिनेटली do whatever we can to get more work done in Pakistan and with collaborations in Pakistan. I think that will also help to create few employment opportunities back in Pakistan. Already we are doing that. On individuals के लिए भी हम कर रहे हैं. Remote working का हमने इस प्रोग्राम शुरू किया है. तो we are asking people to just join, क्योंकि प्रोग्रामिंग है वो कहीं भी हो सकती है. So wherever we find talent, we will encourage them to work with us. So before we conclude, I would want you to tell us the best advice that you have ever received. Let me think about that. I think I will go back to my first meeting with Dr. Ashraf. Right. When I went to see him in his office. And we were talking about, before we started working, this was in year 2000. And we were just talking how to get people to work with you. आपने लोगों को कैसे select करना है और कैसे आपने identify करना है कि किन के साथ आपको काम करना चाहिए, किन के साथ काम नहीं करना चाहिए. Very, very important, and I'm like interested. So कि आप किस तरह से टीम बिल्ड करते हैं? जी, टीम बिल्ड. उनका ये how do you pick people? Because we were talking about working with him. So this has become a relevant question. He said people come to me all the time from all over the world wanting to work with us. तो उन्होंने मुझे कहा कि एक चीज़ आप देखिएगा कि अगर आपके पास आइंस्टाइन भी आए काम करने के लिए और उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो मत लीजिएगा. अच्छा. So what you want is the right attitude of the person. Skills and सब चीज़ें, हर चीज़ वो डेवलप हो जाती है. एटीट्यूड होना, स्टार्टिंग, पॉजिटिविटी, वो बहुत ज़रूरी है. So I think to me that was the best advice that I got from him. And we have been very lucky, very fortunate that everybody around us has an extremely good attitude about everything.
वर्क एथिक्स कह लें, ह्यूमैनिटी कह लें, लोगों के साथ पीपल डीलिंग कह लें, कुछ भी कह लें. So I think to me that was probably the thing that I will never forget. Okay, when you deal with people or especially build team, उसमें so skills सब कुछ भी ज़रूरी है, लेकिन an attitude to working, to progress, to everything is very important. It reminds me of two other similar examples that I heard about. So एक थी, I was listening to Barack Obama. Somebody asked him, "Okay, what's the top skill that you look for?" He mentioned, "Okay, if I find a person who I can rely on, who says that okay, this work, forget about it, let me take care of it." So he said like this is the topmost thing that I look for. और दूसरा इलॉन मस्क का मैं मुझे याद है कि he also mentioned something like कि you generally just look for good people who are like you mentioned empathy कह लें उसको या उसको The whole attitude actually is yeah because that is something that you cannot teach, that is something that you bring from your home. Interesting बात है, maybe closing. जब मैं AIT में इंटरव्यू जब मैं आया था तो तब AIT used to send a professor to Pakistan to interview their candidates. Right. तो जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे साथ मेरे 2 और क्लासमेट्स भी थे. दोनों के ग्रेड्स मुझसे ऊपर थे, उनकी जॉब मुझसे बेहतर थी, उनकी क्वालिफिकेशन ऑन पेपर डेफिनेटली मुझसे बेहतर थी. लेकिन वो दोनों सेलेक्ट नहीं हुए और मैं सेलेक्ट हो गया. Right. तो जब मैं वापस यहाँ पे आया, जब AIT में पहुँचा तो मैं उस प्रोफेसर को मिलने गया जिसने हमारा इंटरव्यू किया था. वो प्रोफेसर एक्सेल, आई थिंक जर्मन था. तो मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा कि कैन यू टेल मी व्हाट वर यू लुकिंग फॉर, यू वेंट देयर, यू CVs वर बेटर, ऑल ऑफ दैट. तो उसने कहा कि वी गो फॉर इंटरव्यू जस्ट फॉर दिस, कि पेपर पे तो सब कुछ होता है, बट once you talk to the person, you cannot know what they will do, how they will perform, and जैसे attitude की बात है. तो it somehow, that's why अभी भी interview is everything. Papers जो भी जैसे मर्जी CV बना लें, ChatGPT पे बना लें, but interview is going to be everything. जहाँ पे आपके 2 मिनट में जज हो जाएगा. So I think, I will give the same advice to everyone कि attitude जो है ना वो बड़ा सही हो. And I think like you also like your success depends on a lot of ये जो factor है कि who you surround yourself with. जी बिल्कुल. Because आप as a human you can't do everything. एक हद से ज़्यादा there is that human limit. So no matter what ambitions you have, if you don't have the right people around you, you can't make things happen. Absolutely. This is absolutely essential. And any book that you recommend us to read? I used to read a lot जब मैं यूनिवर्सिटी में था. अब बहुत कम, अभी मैंने रिसेंटली दोबारा से कुछ कोशिश कर रहा हूँ because you get involved in work so much. There are so many books. If you look at that, philosophy पे, psychology पे, all of that. But there is a very simple small book which called Illusions. It's by an author called Richard Bach. And so this is, I read it very long time ago when I was early, लेकिन वो मुझे, I still find that fascinating, the way it described this whole human psychology, human interaction. I think it's a beautiful book, and probably it's a very simple one, nothing fancy, nothing all, but it's just something that maybe could be interesting for people to read. Right. Because it basically says that a lot of things that we do are illusions unless you really see behind and understand. So that's the book is called Illusions. And I think like overall just the realization of how we are motivated, how our brains operate, how we socialize deep down, that helps you to perform better. It helps you in everything that you do in life. Human psychology is the key. वो जैसे जो दोस्त हैं हमारे अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि it's all about people. Everything is ultimately about people. So we have got to learn to do that first before anything else. Dr. Naveed, thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया. It's a pleasure meeting you and great to learn a lot of things from this discussion personally. And I hope कि जब भी आप पाकिस्तान आए, बहुत मज़ा आया गुफ्तगू करने का, क्योंकि बड़ा कम चांस होता है कि कोई आपसे पूछता जाए सवाल और आप उसका जवाब देते जाएं. Thank you so much. Thank you.